अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। इमरान खान ने जब से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है ना, तब से साबिक़ वज़ीर आज़म मुल्की और गैर मुल्की मीडिया की शह सुर्खियों में आ गए हैं। आज ब्रिटिश जर्नलिस्ट हैं कैथरीन बेंट, इन्होंने अपने मजमून में चंद वजूहात बयान किए हैं कि क्यों बानी PTI को ऑक्सफोर्ड का चांसलर नहीं होना चाहिए। उन्होंने लिखा है कि बानी PTI ने तालिबान की हिमायत की है, उसामा बिन लादेन को शहीद कहा है, सलमान रुश्दी को गुस्ताख करार दिया है, ख़वातीन के रेप से मुतल्लिक मुतनाज़ बयान दिया है और चांसलर के ओहदे पर फाइज शख्स को हर वक्त मैसर होना पड़ता है। लेकिन इमरान खान को तो 14 साल की सज़ा हो गई है, तो कैसे मैसर होंगे। इससे पहले नाज़रीन, बरतानिया के एक और अखबार डेली मेल ने भी बानी PTI के लिए अपनी शह सुर्खी में डिसग्रेस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। अखबार का दावा है कि बानी PTI के जेल से ऑक्सफोर्ड चांसलर का इलेक्शन लड़ने के ऐलान के बाद यूनिवर्सिटी को उनके खिलाफ ईमेल्स और एहतजाजी पटिशन्स मौसूल हो रही हैं। करप्शन केसेस में सज़ा याफ्ता शख्स का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे तालीमी इदारे के चांसलर का इलेक्शन लड़ना नाकाबिल एहतराम है। इन खबरों के बाद हुक्मरान जमात यानी मुस्लिम लीग नून की जानिब से बानी PTI पर शदीद तनकीद हो रही है। बरतानवी नशरियाती इदारे इंडिपेंडेंट उर्दू की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि जब डेली मेल ने पाकिस्तान के किसी वज़ीर आज़म के लिए डिसग्रेस जैसे लफ्ज़ का इस्तेमाल किया हो। 2018 में नवाज शरीफ की गिरफ्तारी और 2019 में उनकी बरतानिया रवानगी के वक्त भी इस अखबार ने नवाज शरीफ के लिए डिसग्रेस का लफ्ज़ ही इस्तेमाल किया था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के लिए जो इलेक्शन होने हैं वो 28 अक्टूबर को होने हैं, जिसके लिए उम्मीदवारों की जो हतमी फहरिस्त है वो अक्टूबर के पहले हफ्ते में शाये होगी। यहाँ पर सवाल ये बनता है कि बरतानवी मीडिया में इस तनकीद के बाद क्या खान साहब का नाम उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त में शामिल होगा? क्या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का बोर्ड उनके कागजात मुस्तरद कर सकता है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चांसलर के मनसब के लिए ऐसे शख्स की नामजदगी की ख्वाह होती है जिसने न सिर्फ अपने शोबे में नुमाया कामयाबियाँ हासिल की हों, बल्कि उनकी खिदमात को बिलुमूम कदर की निगाह से देखा जाता हो। और चांसलर बनने की सूरत में वो शख्स न सिर्फ अंदरूनी मुल्क बल्कि आलमी सतह पर भी यूनिवर्सिटी की साख में बेहतरी के लिए काम करने पर आमादा हो। तो फिर क्या मामलात होंगे, इस पर बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी नुमाइंदगी होगी आज प्रोग्राम में, और JUIFA से भी हमने दावत दी है। इसके साथ साथ राना एहसान अफजल साहब कोऑर्डिनेटर बराए प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों की मैं शुक्रगुजार होंगी। राना साहब, मैं ज़रा आपसे बात का आगाज़ करना चाह रही हूँ ना सर, ये जो डेली मेल और फिर गार्जियन में लिखे गए कॉलम पर आपके हल्के में से यानी मुस्लिम लीग नून के लोग सोशल मीडिया पर बड़ा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं इस सारे मामले को। क्या सर आप इस डेली मेल के या गार्जियन के मतन से मुत्तफिक हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, डेली मेल ने तो ये भी नहीं बताया कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में खान साहब की गवर्नमेंट जो थी वो 140वें नंबर पे थी, जो कि हाईएस्ट थी। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि इनको लक़ब मिला था, बल्कि इनके सर का ताज था कि ये प्रेडेटर ऑफ प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पे के प्रेडेटर है, इंडिपेंडेंस ऑफ प्रेस के। तो इसके अलावा बहुत सारे मामलात जो हैं वो इनके डेली मेल ने नहीं मेंशन किए। देखें, ये PTI की पुरानी मुहिम है जो ये लॉबियस्ट हायर कर करके इन्होंने पहले कांग्रेस US कांग्रेस के अंदर कोशिश की कि पाकिस्तान के मफादात जो हैं वहाँ उनके ख़िलाफ़ काम किया जाए। फिर UK में भी इन्होंने पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो लॉबियस्ट के ज़रिए अपनी आवाज़ वहाँ से उठाई। और ये भी जो है एक मीडिया स्टंट है, एक इंटरनेशनल जो इनका एजेंडा है कि नहीं, अभी तो जो कॉलम्स लगे हैं सर वो तो उनके खिलाफ लगे हैं ना। तो मैं तो उस हवाले से आपसे पूछ रही हूँ कि इस मतन से आप मुत्तफिक हैं? उल्टी पड़ गई, लेकिन उनकी नीयत कुछ और थी। जो अब देखें, वहाँ तो चीज़ें जो हैं वो हकायक जब सामने हैं, सबके सामने हैं कि किस तरह का ये इनका बर्ताव रहा है या क्या इनकी पॉलिसीज़ रही हैं, और उन पर तनकीद हो रही है। तो मैंने तो आपको कही कि काफ़ी चीज़ें तो वो मिस कर गए, उनको शायद इतनी डिटेल में ना पता हो कि वो यहाँ पाकिस्तान में खान साहब क्या करते रहे। सर, हुकूमत हमें बताती है कि खान साहब जो हैं वो इसराइल के और यहूदियों के एजेंट हैं, जबकि जो हमें इन अखबारात के कॉलम से पता लग रहा है वो ये है कि वो शिद्दत पसंद हैं, इसलिए उन्हें चांसलर के ओहदे पर नहीं होना चाहिए। देखिए, वो यहाँ उनके ऊपर
जो उनकी एक रिश्तेदारी है उसकी वजह से, और जो वहाँ जो उस रिश्तेदारी में जो बैकग्राउंड उनकी सपोर्ट है उस वजह से शायद ये बात की जाती हो कि वो यहूदी एजेंट है। मैंने तो ऐसी बात नहीं की, लेकिन बहरहाल जो उनके क्रेडिट में चीज़ें जाती हैं, मैंने आपने नहीं की सर, लेकिन आपके बहुत सारे लोग हैं जिनका रिकॉर्ड पे मौजूद है, कहते रहे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहते रहे। वो देखें, जब आप IMF के मरियम नवाज साहिबा उनको गैर मुल्की एजेंट कहते हैं, हनीफ अब्बासी साहब उन्हें इसराइल का एजेंट कहते हैं, राजा रियाज उन्हें इसराइल के एजेंट कहते हैं। जी, जो फॉरेन फंडिंग उनको मिली है उसके अंदर तो बिल्कुल इनको वहाँ से भी फंडिंग आई है, इंडियन नेशनल की भी फंडिंग थी, मुख्तलिफ जो लोग हैं जो यहूदी भी हैं उनकी भी फंडिंग थी। जो फॉरेन फंडिंग केस है उसमें तो बिल्कुल सारी ये फंडिंग उनको मिली हुई है मुख्तलिफ नेशनल्स से। हाफिज़ अब्दुल्ला साहब साथ मौजूद है मेरे, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। हाफिज़ साहब, ये अचानक से जो मामला टर्न हुए हैं, जैसे कि अभी एहसान साहब कह रहे हैं कि लॉबिंग तो किसी और मामलात पे हो रही थी, किसी और तरह से हो रही थी, लेकिन ये उल्टा ही पड़ गया है इनको, यानी कि खान साहब के खिलाफ ही चीज़ें हो रही हैं। आप गार्जियन को देख लीजिए आप, या डेली मेल को देख लीजिए। क्या राय है आपकी इस हवाले से? खान साहब के लिए जो कुछ लिखा जा रहा है, मुत्तफ़िक़ हैं आप इससे, और ये अचानक से कैसे शुरू हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, किरण बीबी, इमरान ख़ान चूँकि जेल में और जमीयत उलमा इस्लाम की क़यादत है, और जमीयत उलमा इस्लाम की क़यादत मौलाना फजल रहमान साहब को आपने सुना होगा कि जब पहले माजी में जो कुछ तलखियाँ हमारी और PTI के दरमियान रही, जब PTI की क़यादत जेल में है तो मौलाना साहब ने कहा कि फिर मैं जेल में एक शख्स एक पार्टी का रहनुमा हो तो मैं उसके बारे में बोलने से इज्तनाब करूँगा और गुरेज करूँगा। तो लिहाजा इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़ मगरबी दुनिया में, यूरोप में, बरतानिया में, अमेरिका में जो भी जरीदे हैं, जो भी न्यूज़पेपर है, जो भी अखबारात है, वो क्या लिखते हैं, क्यों लिखते हैं जी। तो मेरे ख़्याल में इससे जमीयत उलमा इस्लाम इज्तिनाब करे, गुरेज करे, बेहतर रहेगा, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो कुछ वो लिखते हैं, क्या हमारी हुकूमत की जो सरकारी मशीनरी है, क्या वो अनासर कार फरमा है या नहीं है? अगर हमारी हुकूमत की सरकारी मशीनरी, मैंने तो चंद हज़ारात की PMLN की और पीपल्स पार्टी की जो सफ़े अव्वल या सफ़े दुआम के उनके वज़रा है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी, तो उन्होंने पूरा ज़ोर लगाया कि किसी न किसी तरीके से इमरान ख़ान को आउट करें, वहाँ मगरबी दुनिया को, पाकिस्तान से यहाँ मैसेज दें कि ये तालिबान ख़ान है, ये ख़वातीन के ख़िलाफ़ इनका रवैया और किरदार ये रहा है माजी में, और ये तालिबान के बारे में बाकायदा TTP के लिए खैबर पख्तूनख्वा में दफातर खोलने की बातें इनकी रिकॉर्ड पर मौजूद है। उसामा के बारे में ये क्या कहा करते थे। मेरे ख़्याल में मगरबी दुनिया और यूरोपीय दुनिया की शायद इतनी दिलचस्पी नहीं थी इन बातों में, जितना पाकिस्तान की तरफ से हमने उनको इन बातों को हाईलाइट करने की कोशिश की, ताकि इस रेस से जो क्या चांसलर की रेस से है या कौन सा रेस से इसकी मैदान से वो आउट हो, इससे वो आउट हो जाए। सही सही। अच्छा हाफिज़ साहब, जैसे कि आप कह रहे हैं सर, आप कह रहे हैं कि हम, क्योंकि वो एक शख्स जेल में है तो आपकी जमात को गुरेज करना चाहिए, लेकिन सर वो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि सियासी तनकीद करने से गुरेज करना चाहिए, लेकिन अगर जहां बात सही या गलत का मामला हो तो वहां पर तो आप अपनी राय दे सकते हैं ना। तो मैं तो आपसे आपकी राय पूछ रही हूं कि क्या ये जो कुछ लिखा जा रहा है या जो कुछ बात हो रही है, आप इसे सही समझते हैं, गलत समझते हैं? मैं तो आपकी राय जानना चाह रही हूँ। नहीं, मैं इतना कहूँगा, अगर फ़र्ज़ के लिए इमरान ख़ान पाकिस्तानी है और इमरान ख़ान पाकिस्तान का शहरी है और पाकिस्तान इन पार्टियों के मुताबिक एक कायद है, तो पाकिस्तानी शहरी होने के नाते अगर वो इस मैदान में हो
तो क्या इससे पाकिस्तान की बदनामी होगी? पाकिस्तान के लिए एक मस्बत पहलू होगा? क्या इसको मस्बत ज़ाविये से देखना चाहिए या मनफी ज़ाविये से देखना चाहिए? जब आप अपने एज ए शहरी अपने शहरी के बारे में या किसी सियासी पार्टी की लीडर के बारे में दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि ये हम इस किस्म के नंगे लोग हैं, कि जब आप बताइए किरण, जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे वो अमेरिका में खड़े होकर पाकिस्तान की लीडरशिप के बारे में क्या कहा करते थे? वो सऊदी में या कतर में खड़े होकर पाकिस्तान की लीडरशिप के बारे में क्या कहा करते थे? जी, और ऐसे मौके पर भी जब ट्रंप भी मौजूद थे, नरेंद्र मोदी, सही है कि मेरी बात पाकिस्तानी आप क्या मुझे मौका दें, बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, आप मौका दें, मैं पूरी कर लूँ ताकि कौन समझ सके। मैं तो ये जो बातें कर रहा हूँ आपकी समझने के लिए बेशक कोशिश करता हूँ, लेकिन कौम भी सुनिए ना। तो जब इमरान खान वो बातें किया करते थे पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप और सियासी क़यादत के बारे में कि ये चोर है, ये डाकू है, ये लुटेरे है, पाकिस्तान में करप्शन है और करप्ट माफिया है, हम कहा करते थे कि ये नहीं होना चाहिए ये बातें, इससे पाकिस्तान की बदनामी होगी, पाकिस्तान की सियासी क़यादत की बदनामी होगी। आज वही बातें पाकिस्तान में बैठ के हम कर रहे हैं, तो क्या इससे पाकिस्तान की बदनामी नहीं होगी? क्या ये पाकिस्तान के लिए मनफी असरात मुरतब नहीं होंगे? या आप किसकी बदनामी कर रहे हैं? एक शख्स की या पूरी पाकिस्तान की बदनामी कर रहे हैं? मैं तो इसके हक में नहीं हूँ कि जिन पार्टियों ने अनानियत में आके वो बातें करते हैं। जी बिल्कुल ठीक सर, आपका पॉइंट आ गया। नईम पंजोता साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बहुत शुक्रिया सर, अस्सलाम वालेकुम। सर ये 28 अक्टूबर को होने वाइस चांसलर के लिए जो इलेक्शंस होने हैं खान साहब के लिए, अभी आज डेली मेल को देख लीजिए या गार्जियंस को देख लीजिए, जिस तरह के कॉलम्स वहाँ पे लिखे गए, 3-4 वजूहात उन्होंने बयान किए, उसमें से 3 वजूहात को तो चलिए निकाल दीजिए, वो किसी भी वजह से सही या गलत वो एक अलग डिबेट है, लेकिन एक अगर वजह पे बात कर लें तो वो तो वाकई दुरुस्त नज़र आती है कि एक शख्स जिसको अगर वो चांसलर के ओहदे पर है तो उसको अवेलेबल होना पड़ता है, लेकिन खान साहब को 14 साल की सज़ा हुई हुई है, तो वो कैसे वहाँ पर अवेलेबल होंगे? लेकिन बहुत शुक्रिया किरण नाज़, आपने मौका दिया। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि खान साहब जो हैं वो सज़ा याफ्ता हैं, वो तो इस वक्त अडयाला जेल के अंदर कैद हैं और कैसे वो चांसलर का इलेक्शन लड़ सकते हैं। पहली बात मैं क्लियर कर दूं कि इस वक्त खान साहब की कोई सज़ा भी इस वक्त पेंडिंग नहीं है। खान साहब मौजूदा सूरत हाल के अंदर किसी केस के अंदर इस वक्त जो है सज़ा याफ्ता नहीं, उनकी सज़ाएँ तमाम केसेस के अंदर सस्पेंड हो चुकी हैं, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि वो इस वक्त जो पाबंद सलासल हैं वो अगर बात की जाए तो तोशा खाना केस के अंदर हैं या फिर वो 9 मई के केसेस के अंदर हैं, और वो अभी तक कोई किसी तरह से वो ना साबित हुए हैं ना चले। तोशा खाना भी वो पार्ट 4 जो स्टार्ट किया गया, नैब का ये दूसरा केस है, और इसी तरह से 9 मई के केसेस हैं, उनमें बेल्स के लिए हमने अप्लाई किए हुए। तो वो इस वक्त सज़ा याफ्ता वो जो एक लगा रहे थे ना कि इनको सज़ाएँ हुई हैं और ये कैसे जाकर हो सकते हैं, और ये उनका नहीं है स्टेटस। नंबर 2 बात यह है कि जो वहाँ पर क्वालिफिकेशन है एज ए चांसलर की, तो उसके अंदर भी कोई कदगन नहीं है कि अगर एक बंदा सजा याफ्ता है, कन्विक्टेड पर्सन है, उसकी सजा मुअत्तल भी नहीं हुई, तो क्या वो लड़ सकता है या नहीं लड़ सकता? तो उनके अपने जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक वो क्वालिफाई करते हैं कि वो फिर भी लड़ सकते हैं अगर जेल के अंदर है, सजा याफ्ता भी है। नंबर 2। नंबर 3 बात यह है कि जहाँ पर पूरे पाकिस्तान का नाम दुनिया में जा रहा है रोशन के एक चांसलर का इलेक्शन वहाँ पर लड़ रहे हैं इमरान खान साहब, वहाँ पर आप देख लें कि इस वक्त जो मुखालफीन है वो किस हद तक गिर चुके हैं कि वो ये समझते ही नहीं है कि एक आदमी जिसकी बदौलत जो है पाकिस्तान का नाम वहाँ पर एक अच्छे लफ्ज़ों में एक अच्छे लफ्ज़ों में आ रहा है, या वहाँ पर चांसलर का इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो इस चीज़ के लिए लॉबिंग कर रहे हैं बाकायदा तौर पर। हमें ये कह रहे थे कि ये लॉबिंग करते हैं वहाँ पर इन्होंने फार्म हाउस किया। अब साबित हो गया ना कि कौन कर रहा है, और आज ये कह रहे हैं सर, तो इनसे पूछे ना जिन्होंने करवाई है, यही कर रहे हैं जो आज इधर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लगा रहे हैं ना सर, इल्जाम कैसा हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही हैं, ईमेल्स यहाँ से भिजवाई जा रही हैं, और ईमेल्स यहाँ से ईमेल्स जा रही हैं, बिल्कुल जा रही हैं, PMLN वाले कर रहे हैं, भेज रहे हैं। और अभी जो है आप देखें कि दीगर लोग भी जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर वो बता रहे हैं कि हम भी ईमेल कर रहे हैं, हम भी इनके अपने कारकुन वहाँ पर कर रहे हैं, और इन्होंने खुद करवाई हैं, और अभी भी ये हर जगह पर यही प्रोपेगेंडा कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, मुख्तलिफ जराए के जरिए। दूसरी जो सूरत हाल है इसके अंदर, अब
देखें ये खुद तो क्वालिफाई कर नहीं सकते। नवाज शरीफ साहब की भी कोई इस तरह की कोई अहलियत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर क्वालिफाई होने के लिए आपको किसी एक पेशे के अंदर आपकी महारत होना ज़रूरी है। तो वो खान साहब की अल्हम्दुलिल्लाह थी, इसी वजह से उन्होंने खुद जो है वो चूज़ किया। अब जितनी ये मर्जी करें लॉबिंग, उससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता। नंबर 2 बात ये वैसे वो लॉबिंग की आप बात करें ना, आपकी बात देखें इस हद तक दुरुस्त है कि पाकिस्तान की बदनामी वाली बात है, लेकिन जिस वक्त ये जब टीम आ रही थी हमारे पास, उस वक्त जो लॉबिंग हो रही थी, या फिर अभी पिछले दिनों अमेरिका में जो कुछ होता रहा, जो लॉबिंग होती रही, उस वक्त हम आप लोगों को भी यही कह रहे थे कि ये पाकिस्तान की बदनामी का बाइस होती है कि आप अपने मामलात को लेकर उधर लेके जाएं। अभी भी आपकी बात से मैं एग्री कर रही हूँ, जो भी कुछ हो रहा है कि बहैसियत पाकिस्तानी तो ये बदनामी की बात है। लेकिन सर अब प्रॉब्लम यह है कि आप जो बात कर रहे हैं कि सज़ा आज भी इमरान खान साहब अंदर हैं, अगर आपके मुताबिक मान लिया जाए कि उनके ऊपर कोई सज़ा नहीं है लेकिन फिर भी वो जेल में है, तो उसके साथ साथ जो ये उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त है ये अक्टूबर के पहले हफ्ते में जारी होनी है। लेकिन एग्जैक्टली वही वाली बात कि खान साहब अभी पाबंद सलासल हैं, तो आपको लगता है कि वो ये जो बात की जा रही है, यूनिवर्सिटीज़ को ईमेल लिखी जा रही हैं, एतराज़ात उठाए जा रहे हैं, तो वो जो हतमी फहरिस्त होगी उसमें शामिल हो सकेंगे या ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा उनके लिए? नहीं, कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा, ये बिल्कुल हतमी फहरिस्त के अंदर शामिल होंगे। और मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ चंद बातें कह देना ना कि इनका जो है वो तालिबान के साथ अलग है, या उनको जनाब इनके लिए बड़ा अच्छा रिलीफ था और ये था और वो था, ये सिर्फ एक तोहमतें हैं। जहाँ पर ये बातें की जा रही हैं कि इमरान खान साहब ने पर्दे की क्यों बात की, तो आप ये देख लें कि ये किस हद तक जो एक फॉर एग्जाम्पल एक बंदा कहता है कि पर्दा होना चाहिए, तो उसमें कोई गुनाह भी नहीं है। अगर उसने कह दिया है तो आप जो है उस चीज़ को भी वहाँ पर उठा रहे हैं कि जनाब नहीं जी नहीं, ये तो पर्दे की बात करते हैं और आपके मुताबिक तो सूटेबल नहीं हो सकते। यानी किस हद तक आप गिर रहे हैं। जहाँ पर वो मदीना की रियासत की बात करते हैं, आप कहते हैं कहाँ पर मदीना की रियासत है, और अगर वो कोई जिक्र कर देता है किसी बात का तो आप कहते हैं जी कि नहीं देखें जी ये तो बिल्कुल यहाँ पर क्वालिफाई नहीं करता, तो इसने गलत बात की है, पर्दे की गलत बात कर दी है। तीसरी बात यह है कि इमरान खान साहब अगर जेल के अंदर हैं तो वो कोई ये नहीं है कोई जेन्युइन केसेस हैं, बल्कि पॉलिटिकल केसेस बनाए गए, झूठे केसेस बनाए गए। जो ही मामला किसी ओपन कोर्ट के अंदर जाता है तो वो सजा भी नहीं देती और ना वो केस बचता है। तो पाबंदी सलासल ना सवाल ये है, बिल्कुल ठीक आपका पॉइंट इस पर आगे आखिरी आपने जो चीज की थी लॉबिंग की बात की थी, देखें पता ने रिपोर्ट दी, उन्होंने कहा जी कि अमेरिका के अंदर जो है वो वेबसाइट इलेक्शन कमीशन की नजर नहीं आ रही थी और वहां पर लोगों ने कंप्लेन की। हमने जब अपनी आईटी के जरिए चेक किया तो वो साबित हो गया कि वाकई ये हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट वहां पर बंद की है। तो क्यों वेबसाइट बंद की है? अगर हम वहां पर हमने जाकर बात की है कि धांधली ज्यादा इलेक्शन हुआ है, डाका डाला गया है या पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाकर हमने अगर बात की है तो हम उनका हिस्सा है, हम यूनाइटेड नेशन का हिस्सा है। जो करारदाद आई थी वो जुल्फी बुखारी साहब खुद इस चीज को अग्री कर चुके हैं कि जी हाँ उन्होंने पूरा सिस्टम उसका बनाया था, जिसके बाद ये यूरोपीय पार्लियामेंट देखे ना उसके अंदर क्या है, सर चीजें तो थी ना मुल्क से पाकिस्तान से। और यहाँ पर अगर बंदा जो है वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट जो नहीं चल रही थी यूके में, आप कह रहे हैं यूके में और अमेरिका में, तो वो किसने बंद की थी? वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वहां का एक्सेस रोका हुआ था। बिल्कुल इन्होंने बंद करवाई और इसी वजह से उन्होंने खुद बताया कि जनाब हमने अपनी आईटी के जरिए चेक किया और वहां पर साबित हो गया कि वाकई, और वहां पर लोग नुमाइंदे बैठे हुए ना सर, वो इसको कंफर्म कर देंगे। सर एक तो क्यों बंद करवाई हुई थी सर आप लोगों ने वहां पर ये वेबसाइट्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, इंग्लैंड में भी और अमेरिका में भी? दूसरा ये कि लॉबिंग आप लोग कर रहे हैं सर, अब देखिए आप लोग लिख रहे हैं तो ये लेटर्स एंड ईमेल्स, उसकी जो वेबसाइट है वो हुकूमत नहीं बंद कराती, उसकी वेबसाइट इलेक्शन कमीशन खुद चलाता है और वो हुकूमत के ऊपर वो कह लें कि रिलाय नहीं करते उनकी वेबसाइट चलाने के लिए, क्योंकि वो आईनी तौर पे आज़ाद अदारा है, वो खुद उसको मेंटेन करते हैं। चले ऐसे बता दें बंद थी या नहीं थी सर वहाँ पे इलेक्शन? जी बंद थी वहाँ पर या नहीं? नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता, ये इनका प्रोपेगेंडा हो सकता है कि ये कह रहे हैं कि बंद है, लेकिन अगर वो बंद थी या नहीं थी मैं इसकी तस्दीक नहीं कर सकता, ये तो इलेक्शन कमीशन का नुमाइंदा बता सकता है, लेकिन उसकी वेबसाइट वही चलाते हैं, इंडिपेंडेंटली चलाते हैं, गवर्नमेंट ही चलाते हैं। ये भी बता दीजिए लेटर्स एंड ईमेल्स जो जा रही हैं वो आप लोग लिख रहे हैं, आप लोग करवा रहे हैं? नहीं, वो बिल्कुल भी हम नहीं करा रहे। बहुत सारे लोग हैं जो समझते हैं कि खान साहब का जिस तरह का रिकॉर्ड है तो उसके मुताबिक हो रहा होगा, लेकिन इसका हमें ना नॉलेज है ना हम इसको फॉलो कर रहे हैं। ये तो जो गार्डियन और ये जो डेली मेल वगैरह में जो आर्टिकल छपे तब ये बहस सामने आई है, वरना गवर्नमेंट तो कोई इसका, देखें ये एक पब्लिसिटी स्टंट है, ये पब्लिसिटी स्टंट जो है ये कोशिश ये की जा रही है कि इंटरनेशनली आवाज़ रेज हो कि खान साहब जो हैं, लेकिन ये भूल गए कि वहाँ जब अभी यूके में जब लोगों ने तोड़ फोड़ की और जो भी चीज़ें की, ये जो अभी एक फेक प्रोपेगेंडा वहाँ चला था,
तो उन्होंने वहाँ की जुडिशरी तो बड़ी तेज़ी से जो है वो लोगों को सजाएं सुनाई, बल्कि जो लोग उसमें मुलव्वस थे उनके घरों में जाके उनको गिरफ्तारियां की, दरवाजे तोड़ के वो गए और अंदर से बिल्कुल ठीक सर मुझे क्विकली बिल्कुल ठीक आपका पॉइंट इस पर आ गया, मुझे क्विकली आगे बढ़ना है क्योंकि अब एक और मामला ये आ गया। रऊफ हसन साहब ने जो इंटरव्यू दिया अली फरकान साहब को, उसमें भी उन्होंने कुछ इस तरह की बात कर दी और फिर उसके बाद सिलसिला कुछ इस तरह का हो गया कि पर्दे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात करना चाहती है हुकूमत से और बराह रास्त बात करना चाहती है इस्टेब्लिशमेंट से, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बड़ा वाज़ेह तौर पर बड़ा कैटेगोरिकली की चीफ साहब खुद ये कह चुके हैं कि ये मुनासिब लगता है कि सियासी जमातों से बात की जाए। तो अब आगे क्या होगा, किस तरह मामला चलेगा, जरा इस पर डिस्कशन को आगे बढ़ा लेते हैं। पहले मैं चाह रही हूँ राना साहब जरा आप इस पर जवाब दे दें, फिर मैं हाफिज साहब आपकी तरफ आती हूँ। सर पीटीआई ने वाजे किया है वो हुकूमत से बराह रास्त रब्ता नहीं करेगी, वो मुज़ाकरात अगर करेगी तो वो इस्टेब्लिशमेंट से करेगी और अगर हुकूमत से मुज़ाकरात होने तो वो अचकज़ई साहब उसके लिए रब्ता करेंगे। तो सर क्या पॉलिसी होगी आप लोगों की, अचकज़ई साहब से बात करेंगे या बराह रास्त शर्त है आप लोगों की तरफ से? सर नहीं, देखिए हुकूमत ने तो बल्कि प्राइम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस में कहा था कि मुल्क की बकौर तरक्की के लिए जो है वो हमें मिलजुल के बात करनी चाहिए, लेकिन इन्होंने उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। देखें इनका मसला ये कहते हैं कि हमारी शर्त नंबर 1 से शर्त नंबर 5 तक आप माने तो फिर बातचीत शुरू होगी, वरना हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। तो ये इनका मौक़िफ़ है। हुकूमत जो है वो बिल्कुल अचकज़ई साहब से अगर इंगेज भी करती है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है और मेरा ख्याल है कि राना सनाउल्लाह साहब को ये जिम्मेदारी दी गई है, उस कमेटी के वो मेंबर हैं कि वो अचकज़ई साहब से बात करें। लेकिन हमें पता है इस चीज़ का, हमें बिल्कुल अंदाज़ा है कि खान साहब ने जब भी किसी को नुमाइंदा बनाया बातचीत के लिए या कोई भी वक्फ या कमेटी जो है तश्कील दी कि वो कोई मुज़ाकरात करें, तो खान साहब इस चीज़ के माहिर हैं कि वो आखिर में कालीन जो है वो पैरों के नीचे से खींच देते हैं। तो इस चीज़ का तो हमें बिल्कुल यकीन है कि आगे भी ऐसे ही होगा। बहरहाल हुकूमत क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है तो हुकूमत इंगेज करने से पहले नंबर से 5 नंबर तक अगर शराइत वो चाह रहे हैं कि मान लें तो सर कोई बीच का रास्ता निकाल लें, 2-3 उनकी मान लें, 2-3 अपनी मनवा लें और फिर उसके बाद मामलात को अफ़हाम तफ़हीम से आगे ले चलें ना। हाफिज साहब कल मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे बैरिस्टर अकील साहब और वो ये फरमा रहे थे, जी सर मैं आती हूँ दोबारा, और बाद में कोई शर्तों के ऊपर बात होती है कि ये शर्त या वो शर्त। ये इनको ज़रा इनकी क्योंकि ये बातचीत में बिलीव ही नहीं करते और ये इतने जमहूरियत पसंद हैं और जमहूरियत के अलमबरदार हैं कि ये हमारे से वैसे ही बात नहीं करना चाहते, ये इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। तो ये इनकी मर्जी है, अब इनको कौन समझाए। पूरे मुल्क में नफरत की सियासत और एक पोलराइजेशन का माहौल तो उन्होंने जमा बनाया हुआ है। साहब सर ये फरमाइए, हुकूमत पीटीआई के साथ भी बात कर रही है, एहसन साहब मुझे मौका दीजिए ना प्लीज। सर बात हो रही है पीटीआई के साथ भी और मुज़ाकरात हो रहे हैं पीटीआई के आपके साथ भी, हुकूमत के साथ भी। कल बैरिस्टर अकील साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे जब वो मुलाकातें हुई हैं, पीएम साहब की मुलाकात हुई है, प्रेसिडेंट साहब की मुलाकात हुई है, बाकायदा बंदूक का तोहफा भी दिया गया है मौलाना साहब को। तो बता रहे थे कि मौलाना साहब ने सोचने के लिए वक्त मांगा है और साथ साथ वो ये भी कह गए हैं कि ऑफर्स ऐसी करनी चाहिए या ऐसी होना चाहिए कि फिर सामने से इनकार ना हो सके। तो सर क्या ऐसी ऑफर कर गए हैं वो जो सोचने के बाद इनकार का मार्जिन नहीं छोड़ा आपके पास? नहीं, देखिए किरण के मौलाना साहब को बिल्कुल पीटीआई वाले भी बार बार मिलने के लिए आए, वो तशरीफ़ ला चुके हैं, हमने बिल्कुल उसको वेलकम किया है। और मौलाना साहब से मिलने के लिए आसिफ अली जरदारी साहब भी आए, मिले, सिर्फ मुलाकात तक महदूद थी उनका आना और कोई बात नहीं थी। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब आए, मिले, चूँकि इन तीनों मुलाकातों में मैं शरीक नहीं रहा, लेकिन जहाँ तक मेरी मालूमात है, जहाँ तक मैंने दोस्तों से सुना है या मीडिया पे देखा है या पढ़ा है, तो वो यही है कि चाहत ये है हुकूमत की कि मौलाना साहब साथ हो जाए, क्योंकि उनका साथ होना ये मौलाना साहब की चाहत क्या है सर? मैं आ रहा हूँ ना, पहले तो ये बात पूरी कर लो ना। चाहत उनकी ये है कि मौलाना साथ हो, ये हुकूमत की चाहत है और उनके ख्याल में ये है कि मौलाना के साथ होने से हुकूमत भी मजबूत होगी और ये मुल्क की मफाद में भी है। लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम की चाहत नहीं, बल्कि जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ रोज़ अव्वल से एक उसूली मौक़िफ़ है, वो ये कि जमीयत उलमा इस्लाम 8 फरवरी के बाद जहाँ खड़ी थी आज भी वहाँ खड़ी है। हमारा फ़ैसला अभी तक ये है कि हम हुकूमत को न सपोर्ट करेंगे न हुकूमत का हिस्सा बनेंगे,
बल्कि हुकूमत को हम नाम की हुकूमत तो समझते हैं, लेकिन काम की हुकूमत नहीं है। ये हुकूमत मजबूर महज है, ये किसी और के हाथों में खेल रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, लिहाजा न ये फैसले खुद कर सकते सर मुझे ये तो बताइए कि ये तो बिल्कुल आपका वाज़ेह मौक़िफ़ है, आप कई बार प्रोग्राम में आकर यही मौक़िफ़ दोहरा चुके हैं, बारहा दोहरा चुके हैं, लेकिन ये बताइए कि हुकूमत आपको ऐसी क्या ऑफ़र करके गई है कि जिसके बावजूद भी आप अपने उसी मौक़िफ़ पर कायम हैं जो 8 फरवरी के बाद से आपका मौक़िफ़ है? देखिए, मेरे ख़्याल में अगर आप ये चाहती है कि हुकूमत जो भी ऑफ़र करे, इसका मुझे इल्म नहीं है वो क्या ऑफ़र करेंगे, आप बताइए। वो हमें वज़ारत उज़्मा की कुर्सी देंगे, शहबाज शरीफ मुस्ताफ़ी हो के वो कुर्सी हमें देंगे, आप आइए आप वज़ीर आज़म बने, या जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब अपनी सदारत की कुर्सी खाली करके मौलाना के हवाले करेंगे, क्या ऑफ़र करें? कोई वज़ारत मज़ारत देंगे ना। हमारा इतना बड़ा मौक़िफ़ है, इतनी बड़ी जंग है। वैसे आपको लगता है कि आपको जो मैंडेट मिला है, इन दोनों में से कोई भी कुर्सी आपका हक बनती है या आपको ऑफ़र होनी चाहिए? नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर वो, मेरे कहने का मकसद ये है, अगर आसिफ अली ज़रदारी साहब सदारत की कुर्सी और मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ारत उज़्मा की कुर्सी भी मुहैया करें, तो जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ वही है जो 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद जो मौक़िफ़ था, वही मौक़िफ़ उसी पर कड़ी है जमीयत और उसी पर कायम है। बात ये मामूली चीज़ों की ऑफ़र की जो आप इशारा करते हैं, कोई वज़ारत, कोई मुशीर, कोई प्लाना, ये हमारे सामने इतनी बड़ी तहरीक और इतने बड़े मौक़िफ़ और एजेंडे के सामने कोई हैसियत ही नहीं रखता। लिहाजा ये ख़ाम खाली है उनकी, ये जहन से निकाल दें, हम उसूली जंग लड़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक सर। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद तो पंजोता साहब इस बात का जवाब देंगे कि आखिर क्यों हुकूमत से तो पर्दे में लेकिन एस्टैब्लिशमेंट से बराह रास्त मुज़ाकरात चाहती है PTI। ब्रेक लीजिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी नाज़रीन। नईम साहब आपके लिए सवाल छोड़ के गई थी सर, ये महमूद खान अचकज़ई साहब तो रब्ता कर सकते हैं, यानी वो मीडिएटर का किरदार अदा कर सकते हैं आपके और हुकूमत के दरमियान, लेकिन दूसरी तरफ आप जहाँ से आपके लिए बड़ा वाज़ेह और बड़ा क्लियर पैगाम है कि बात तो आपको समहाउ हुकूमत से ही करनी है, वहाँ आप बराह रास्त चाहते हैं मुज़ाकरात। सर देखें किरण, पहली बात तो ये है कि मैं खान साहब का मौक़िफ़ आपके सामने रख देता हूँ, फिर मेरे ख्याल में बात भी क्लियर हो जाएगी कि क्या उनके पास मैंडेट है, कैसे उनको सारा किया गया है। भाई कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो आपने देखा कि हमारी एक इत्तेहाद है, उसके सरबराह हैं वो, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि उनको बिल्कुल टास्क दिया गया है। नंबर 3 बात यह है कि पॉलिटिकल जमातों से 3 जमातों के अलावा जिन्होंने मैंडेट चोरी किया है, जिन्होंने फार्म 47 के मुताबिक जिनको जितवाया गया है, डाका डाला है 8 फरवरी को, बल्कि 8 को तो हम जीते हुए थे, 9 को, तो उनके साथ बात नहीं हो सकती, जिसमें PMLN पीपल्स पार्टी और MQM, तो इनके साथ बात नहीं। इसके अलावा खान साहब ने कहा है कि पॉलिटिकल जमातों से बात और डेफिनेटली इस्टेब्लिशमेंट से बात की अगर बात कीजिए ना, तो ये कहा जाता है कि देखें ये उधर ये कहते हैं कि सियासत में वो मुदाखलत ना करें, फिर बात उनसे क्यों करते हैं। हमारा बड़ा क्लियर उसके ऊपर मौक़िफ़ होता है कि फार्म 47 के मुताबिक किन्होंने इनको जितवाया, कौन आज जिसके घरों में कैमरे लगा रहा है, कौन डरा रहा है, अगवा कर रहा है, वीडियो डाले, हर चीज़ मंजर आम पर है, तो सारा वो कर रहे हैं। तो हम तो ये कहते हैं कि उनसे बातचीत होगी और उनसे यही होगी कि मुल्क को आगे जाने दिया जाए और आइन और कानून के पैरामीटर के अंदर रहकर होगी। ये नहीं होगा कि हम कहेंगे कि हमें बिठा दो, हम डील करना चाहते हैं या लंदन भागना चाहते हैं या कुछ और, कि हम तो कहते हैं कि मुल्क को आगे चलने दें। आज मुल्क के अंदर ताजर आप देख लें, आज आप देख लें किसान एहतजाज करें, आज आप देख लें कि हर मजदूर देखें अभी जो आपने इतनी सारी बातें कर दी, ये जो इल्जामात आप लगा रहे हैं, और ये सिर्फ 8 फरवरी पर इल्जामात नहीं लगा रहे, उससे पहले से जब से अदम एतमाद आई, जब से खान साहब की हुकूमत गई, जब से इसी तरह के इल्जामात, दल इल्जामात आप लोगों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। अब सवाल यही है कि एक तरफ आप लोग इल्जामात लगाते हैं और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, इमरान खान साहब खुद इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देते थे और फिर उसके बाद मुलाकात की और फिर उन्हीं के साथ मुज़ाकरात की बात करते थे, तो ये एक साथ दो चीज़ें कैसे चल सकती हैं सर? देखें, आपने देखा होगा कि पाक आर्मी की तरफ से एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आज से हम फौज के अंदर, फौज जो है आज से सियासत के अंदर मुदाखलत नहीं पॉलिटिकल लोग जाएंगे, ठीक है जी, कि वो मुदाखलत नहीं करेंगे, यानी कि इससे पहले वो करती थी। साबिक चीफ ने अपनी लास्ट स्पीच में ये बात कही, मैं यही गुजारिश करूं, साबिक चीफ ने तो यही कहा गया ना कि हमने आज के बाद जो है किसी तरह पॉलिटिकल मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। इट्स मीन माना गया कि पहले होती रही, और ये PMLN और बाकी भी कहते रहे जी कि उसको लाया गया, इसको लाया गया, हमें पहले लाया गया, और उससे पिछले जो है पीपल्स पार्टी वाले उनको कहते थे, वो जो नून लीग वाले हैं वो पीपल्स पार्टी वालों को कहते थे कि आपको 9 के अंदर लाया गया, तो यानी कि मुदाखलत होती रही।
लेकिन क्या मुदाखलत अब बंद हो गई है? मैं आपको सिंपल जवाब दे दिया दो टोक के फार्म 47 के मुताबिक क्या उनकी शक्लें थी कि ये जीत सकते थे अपने हल्कों से? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हर बंदा, ये मैं नहीं कह रहा, ये पतन की रिपोर्ट कह रही है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कह रही हैं, ये हर सर्वे करने वाला जो इदारा कह रहा है वो कह रहा है कि धांधली ज्यादा, डाके ज्यादा इलेक्शन हुए और उसके ऊपर आज भी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगाई जा रही। अच्छा, अगवा हो रहे हैं लोग, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है दूसरी जमातों में लेकर, ये कौन पीएम कर रहे हैं? जी सर, वही कर रहे हैं ना। सेक्रेटरी इत्तलात हैं आपके रऊफ हसन साहब, उन्होंने आज अली फरकान साहब को इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि 22 अगस्त का जलसा मुलतवी होने में पीटीआई के कुछ लोगों का एस्टेब्लिशमेंट से राब्ता सामने आया है और ऐसे राब्ते बात को आगे ले जाने में निहायत मददगार होते हैं। किन की बात कर रहे हैं वो? वजीर आला केपीके की या फिर मुलाकात करने वाले बैरिस्टर गौहर साहब या आजम सवाती की? किसकी बात कर रहे हैं वो? देखिए, बात जिसकी भी कर रहे हो, लेकिन खान साहब ने जो जलसा मुलतवी किया है वो सिर्फ और सिर्फ मुल्क के अंदर जो है वो नहीं चाहते थे कि अनारकी हो, और उन्होंने मैसेज दिया कि हम कानून और आइन की बालादस्ती के ऊपर यकीन रखते हैं। और उन्होंने इस चीज़ को भी देखा कि मजहबी जमातें इस्लामाबाद के अंदर आई हुई हैं, साथ बांग्लादेश की टीम आई, और एक आखिरी वार्निंग के साथ मुलतवी किया गया कि पहले भी हमारे 2 जलसे मुलतवी आपने किए, हमने NOC हमें दी गई और अब दोबारा ऐसा ना कीजिए, और हमने अब आखिरी टाइम के लिए की। आज भी हमारी मीटिंग हो रही है और हमारे डे टू डे मीटिंग्स कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पंजाब के अंदर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर छापे, गिरफ्तारियां जो हैं वो शुरू हो गई हैं। वो नहीं चाहते कि किसी सूरत ये जलसा कामयाब हो, और हमें लग रहा है कि जो आज से ही ऐसे मामलात हो गए हैं, हो सकता है मौके के ऊपर जाकर ये NOC कैंसिल करें। अगर NOC कैंसिल ये करते हैं या कोई इस तरफ जाते हैं या कोई ऐसा बहाना बनाते हैं कि दोबारा, सर अगर कल परसों में कोई ऐसा बिल टेबल हो जाता है कि जिसमें इस्लामाबाद में जलसा करने की ही इजाजत ना हो, तो फिर उसके बाद तो बिल्कुल ही हालात मुख्तलिफ हो जाएंगे। देखिए, वो ऑर्डर होगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे ही होगा, लेकिन उसे हम उसके ऊपर हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे और हम इंशाल्लाह जलसा करेंगे। जी, राना साहब, ये पीटीआई तो बड़ा वाजे कर रही है ना सर कि हुकूमत से बराह रास्त बातचीत नहीं होगी, तो सर अगर मुज़ाकरात करने हैं तो फिर आप लोग अचकज़ई साहब से कर लें, तो अब क्या पॉलिसी है आपकी? अचकज़ई साहब के जरिए बात ही हो जाएगी या फिर बराह रास्त ही बातचीत की जाएगी, ये शर्त होगी हुकूमत की? नहीं, देखें, बात यह कि हुकूमत तो कोशिश कर सकती है ना, वरना हुकूमत तो अपना काम कर रही है। हुकूमत तो मईशत को बेहतर करने के लिए, सियासी माशी इस्तेहकाम करने के लिए कोशिश कर रही है। लेकिन अगर एक जमात तुली हुई है कि उसने बातचीत नहीं करनी और उसने मुल्क में इंतशार फैलाना है या उसने सियासी अदम इस्तेहकाम लेके आना है ताकि माशी इस्तेहकाम ना आ सके, तो फिर तो अगर ये कानून हाथ में लेंगे तो फिर कानूनी कार्रवाई होगी, और तो हम कुछ नहीं कर सकते ना, हम तो ऑफ़र कर सकते हैं। तो हुकूमत की तरफ से बिल्कुल ऑफ़र है, लेकिन देखें इनकी तारीख़ है, इनके लिए या ये इक़्तिदार में हो और फिर अगर इनको आइनी तरीके से इक़्तिदार से बाहर निकाल दिया जाए तो फिर इनका एक ही एजेंडा होता है कि हम मुल्क को जो है ना वो किसी तरीके से नीचे गिराएं, और फिर उसके लिए ये सारी हदें। अच्छा सर, ये आप जाने जा रहे हैं वैसे? आप लोग बिल कोई टेबल करने जा रहे हैं कल परसों में? तो अभी इस्लामाबाद में जलसा करने की इजाजत नहीं होगी? नहीं, देखें, मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा कोई बिल आने लगा है। ये तो बिल जो है वो तो ऐसा कोई अगर बिल आए तो आ नहीं सकता मेरे ख्याल से कि आप कानूनी तौर पे जलसों से पाबंदी लगा दें। ये तो एक आइनी हक है जो कि हर एक के पास है कि वो जलसा जुलूस करें। तो मेरा नहीं ख्याल मैं इस्लामाबाद की हुदूद की बात कर रही हूँ सर। आई एम नॉट अवेयर कि ऐसा कोई बिल आने लगा है। बहरहाल देखें, ये तो पिछले जो मामलात हैं उसमें तो खान साहब भी इस चीज़ की तस्दीक कर रहे हैं कि जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स थी वो ऐसी थी कि जलसा नहीं होना चाहिए, और जो डिस्ट्रिक्ट की कमेटी थी इंटेलिजेंस की वो भी यही बात कर रही है। तो पहले तो खान साहब ने इसको तस्लीम कर लिया। तो मेरे ख्याल से खान साहब इतने अच्छे बच्चे हैं कि वो हुकूमत की बात मान लें या जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं उनको मान लें। ये तो फिर अब उनके ऊपर है कि वो आगे अगर ऐसी कोई रिपोर्ट आ जाती है तो फिर वो क्या करते हैं। लेकिन इस बार वो बड़ा कैटेगोरिकली अपने लोगों को कह चुके हैं, अब तक की इत्तलात के मुताबिक कि 8 सितंबर को अगर मैं भी मना करूं तो आपने जलसे से बाज नहीं आना, रुकना नहीं है, जलसा तो होना है। तो अब लेट्स सी कि आप लोग इनके लिए कितना स्पेस क्रिएट करते हैं, ये लोग आपको कितना स्पेस देते हैं। सर मुझे ये बताएं, मैं क्विकली जरा आगे बढ़ना चाह रही हूँ, एहसन साहब आपसे ही पूछ रही हूँ। आज कुछ खबरें चल रही थी कि IPPs के हवाले से जो कायम तहकीकाती कमेटी है उसने 13 IPPs मालिकान को कल इस्लामाबाद में तलब कर रखा है, और ये फैसला उन्होंने जो किया है वो प्लांट्स का दौरा करने, उनका डाटा और रिकॉर्ड इकट्ठा करने के बाद किया है। जरा इस मामले के हवाले से बता दीजिएगा। देखें, एक कमेटी तश्कील दी गई थी जो बड़ी डिटेल के अंदर ऑडिट कर रही थी जो 1994-2002 के जो IPP के मुआहदे हैं, जो उनको डिटेल में बारीक बीनी से उनको देख रही थी कि कहाँ फ्लॉज हैं, कहाँ उनकी तरफ से कमिटमेंट्स पूरी नहीं हुई,
किधर स्पेस निकलती है, जी। तो उसकी अब एक मेरे ख्याल से एक पहली जो रिपोर्ट है वो तैयार हो चुकी है, तो वो मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर को पेश की जाएगी और फिर देखा जाएगा कि आगे कैसे बढ़ना है। हुकूमत तो IPPs के हवाले से बड़ा सीरियस काम कर रही है। चाइनीज़ IPP हो तो उसकी डेट रिप्रोफाइलिंग पे काम हो रहा है। ये जो 94 और 2002 की IPPs हैं उनको माइक्रोस्कोपिकली उनका ऑडिट जारी है। तो बिल्कुल हमारी कोशिश है कि कोई मुमकिन रिलीफ अगर निकल सके तो वो हम आवाम को दें और इस पे काम जारी है। सही। हाफिज साहब, ये जो किसान इत्तेहाद है उन्होंने एक ऐलान किया है, ये बुध के रोज़ जो IPPs के मालिकान हैं उनके घरों और दफातर के सामने एहतजाज का ऐलान कर रहे हैं। तो सर JUI क्या सोच रही है इस पर, कोई मौक़िफ़ रखते हैं आप? और अगर बात घरों के सामने एहतजाज तक पहुंच गई है तो समझते हैं सर कि आने वाले वक्त में हालात बिगड़ सकते हैं? देखिए बीबी, बात यह है कि बुनियादी तौर पर एहतजाज तो हर पार्टी की, हर कम्युनिटी की बुनियादी हक है, एक जमहूरी हक है। अब सवाल ये है कि किसी की घर के सामने एहतजाज करना या किसी चारदीवारी को हिसार में लाना और चादर और चारदीवारी की तक़द्दुस को पामाल करना, मेरे ख़्याल में ये मुनासिब नहीं है। बेशक एहतजाज करे, बाज़ारों में करे, शाहराहों में करे, चौकों में करे, पूरी पाकिस्तान में करे, शटल डाउन करे। आपको याद होगा 28 अगस्त को बिज़नेस कम्युनिटी ने शटल डाउन का हड़ताल का ऐलान किया था पूरे मुल्क में। जमीयत उलमा इस्लाम ने उसकी हिमायत का ऐलान किया। आज अगर वो ऐलान करती है और कहते हैं कि हम उन मालिकान के घरों के सामने एहतजाज करेंगे या उनको हिसार में लेंगे, इस सिलसिले में पार्टी का मौक़िफ़ तो अभी तक नहीं आया है। लेकिन मेरी ज़ाती राय है कि किसी के घर के सामने या किसी के घर के हिसार में, ये मेरे ख़्याल में हमारी रिवायत के ख़िलाफ़ है, ये मुनासिब नहीं है। अलबत्ता जो एहतजाज है वो जमहूरी हक़ है हर कम्युनिटी की, हर सियासी पार्टी की। सही, ठीक। अच्छा नईम साहब, ये PTI IPPs पर ऑब्वियसली तनकीद करती रही है, लेकिन इन मालिकान में जिनके घरों पर अब एहतजाज की बात हो रही है उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी शामिल हैं जो कि बाकायदा तौर पर हुकूमत का हिस्सा रहे हैं। तो क्या आप उनसे भी मुतालबा कर रहे हैं ये जो कैपेसिटी पेमेंट की मद में पैसे लिए जा रहे हैं या लिए जाते रहे हैं उनसे दस्तबरदार हो जाएं? बिल्कुल जी, हमारा मौक़िफ़ क्लियर है और हम तो आवाम के साथ खड़े हैं। जो मुल्क के अंदर महंगाई है, जो इस वक्त बिजली का तूफ़ान है, जो महंगाई का ओवरऑल तूफ़ान हर डिपार्टमेंट के अंदर है, हर जगह पर है, तो बिल्कुल हम तो आवाम के साथ हैं। चाहे वो किसान हों, चाहे वो ताजर हों, चाहे वो कोई और हो, तो हम तो उनके साथ खड़े हैं। और कोई भी एहतजाज करेगा तो हम उसे बिल्कुल इंडोर्स करेंगे। पहले भी आपने देखा कि यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर एहतजाज हुए तो हम तो बिल्कुल उसका हिस्सा बने। जमात इस्लामी वाले आए, उनका भी हिस्सा बने। तो जो बंदा भी मुल्क के अंदर कानून और आइन की बालादस्ती के लिए करेगा या लोगों के लिए करेगा, कुछ भी निकलेगा, कहीं पर भी आएगा, तो हम उसे सपोर्ट करेंगे। लेकिन आप देखें ना कि जब एक इलीजिमेट गवर्नमेंट बैठी होती है जिसको आवाम ने मैंडेट ही नहीं दिया होता, तो वो परफॉर्म नहीं कर सकती, क्योंकि उनके पास आवाम का एतमाद नहीं होता। और अगर आवाम का एतमाद हो तो बाहर की दुनिया भी आती है और बाहर के लोग भी आते हैं, आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आती है। अगर जायज हुकूमत हो तो डेफिनेटली उनके पास आप अपने लोगों से मुतालबा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कैपेसिटी पेमेंट से दस्तबरदार हो जाए? बिल्कुल जी, अगर किसी जगह के ऊपर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई होगा तो उसके लिए बिल्कुल हमारा क्लियर मौक़िफ़ है और हम बिल्कुल कहेंगे, कोई इसके ऊपर दो राय है ही नहीं और हम तो आवाम के साथ खड़े हैं। बिल्कुल ठीक। वैसे आपने चाइना का तस्करा किया तो मुझे याद आया, एहसान साहब जरा ये कंफर्म कर दीजिएगा, जियो न्यूज़ खबर चला रहा है कि जो CPEC के तहत ये पावर प्लांट्स लगे थे उन्होंने भी रच के इजाफी मुनाफाखोरी की है सर। ये उस रिपोर्ट में जो आज पेश की गई है उसमें सामने आया है, कंफर्म कीजिएगा इसे प्लीज़। नहीं देखें, मैंने तो कोई ऐसी रिपोर्ट पढ़ी नहीं है और CPEC के मुआहदे जो हैं उसमें से बहुत ज़्यादा G2G के मुआहदे हैं। तो मेरे ख़्याल से हमें जब तक कोई हतमी इस तरह कोई फैक्ट्स ना आ जाएं तो हमें बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाक चाइना दोस्ती जो है वो बड़ी गहरी है और ये G2G मुआहदे हैं, इसके अंदर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है वो डीलिंग हुई है। तो मेरा नहीं ख्याल ऐसा कुछ है। बहरहाल और हम जो डेट रीप्रोफाइलिंग है उसके ऊपर काम जारी और वो चल रहा है। ऐसे कोई हकायक आए हतमी तौर पे तो ज़रूर उन पे बात की जा सकती है, लेकिन इस वक्त मैं ऐसी किसी चीज़ पे कमेंट नहीं करना चाहूँगा जो अभी बिल्कुल क्लियर नहीं है और सामने नहीं आई।
सही, लेकिन सर कुछ चीज़ें आपके सूबे में जहां हुकूमत है आपकी पीटीआई की, वहां पर कुछ चीज़ें सामने आई हैं, जैसे केपीके में जो करप्शन के हवाले से बात हुई, शकील खान साहब का मौक़िफ़ भी सामने आया है। वो कह रहे हैं कि जुडिशल इंक्वायरी करवा लें और कह रहे हैं कि हुकूमत चाहे तो उनके खिलाफ नैब से भी तहकीकात करवा ले। तो क्या सर पीटीआई, क्योंकि आप लोग ये कह रहे हैं कि करप्शन की है उन्होंने, इस वजह से उनको कैबिनेट से निकाला गया है, तो फिर आप लोग अपने वजीर के खिलाफ कोई तहकीकात का मुतालबा करेंगे, तहकीकात करेंगे या नैब जाएंगे? सर क्या करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि शायद आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन उस हवाले से मैं मज़ीद दे दूं। पहली बात तो ये है कि जो 3 मेंबर कमेटी बनी थी जो खान साहब ने बनाई थी, उसमें ब्रिगेडियर मुसद्दक साहब भी थे, काजी अनवर साहब थे और शाह फरमान साहब थे। उन्होंने तमाम हकायक देखे और सारी चीज़ें उनके सामने लाई गई और उसके बाद जो भी उन्होंने देखा, देखिए हम तो उस कमेटी के अंदर नहीं थे, डेफिनेटली उनके पास शवाहिद है, उसके मुताबिक उन्होंने फैसला किया। जब फैसला किया तो उन्होंने बिल्कुल उन्हें कहा कि बिल्कुल इनको जो है वो फारिग किया जाए। और ये आप देख लें, नहीं उस कमेटी को तो वो मानते ही नहीं ना। देखें, वो नहीं मानते, ठीक है, वो उनको इतराज़ हो सकता है। मेरे खिलाफ अगर कोई कमेटी बनती है और मैं नहीं मानता तो मुझे भी मेरा इतराज़ मेरा हक है और यही जमहूरियत है। अगर उनका इतराज़ है, एक और चीज़ बता दें, जो आपने मशीर निकाली मशाल यूसुफ जई साहिबा को, उनको गवर्नर साहब को आप लोगों ने समरी भेजी, उसमें सर उनके हवाले से ज़रा बताइएगा उनको क्यों निकाला गया है? करप्शन चार्जेस हैं उनके ऊपर, या अपने ओहदे का इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रही थी, या बुशरा बीबी साहिबा का इस्तेमाल कर रही थी नाम, वो क्यों निकाला गया? नहीं, देखें, मिशाल यूसुफजई की अगर बात कीजिए तो उसने बड़ा अच्छा काम किया है लीगल फर्टर्निटी के अंदर, उसने बड़ी कोऑर्डिनेशन के अंदर और सारा। देखें, अभी भी वो बीबी साहिबा की फोकल पर्सन है। जहाँ तक उनके ओहदे की बात है तो मेरे इल्म में अभी तक नहीं आया कि उन्हें निकाल दिया गया है। और अगर कोई इस तरफ जाते भी हैं तो मेरा ख्याल में उस हद तक होगा कि वो जो है यहाँ पर अपना फोकस रखें। आप अपने मुखालिफिन की बड़ी खबर रखते हैं, लेकिन आपको ये नहीं मालूम सर 4 दिन हो गए हैं गवर्नर साहब को समरी भेजी हुई है। देखिए, समरी का मुझे भी पता चला था कि भेजी गई है, लेकिन जब तक उसका नोटिफिकेशन मेरे सामने नहीं आएगा तो मैं क्यों अपने कुलीग के ऊपर कहूं कि इसे फौरन जो है वो निकाल दो। एक बंदा एक अच्छा काम कर रहा है, उसने बड़ा वहां पर काम किया है। अब रमजान के अंदर बड़ी उन्होंने एक्टिविटीज की हैं, लोगों के घरों में राशन पैसे पहुंचाए हैं और लोगों को बड़ी खिदमत की है। इसी तरह से देखिए एक टीम वर्क होता है, लेकिन किसी सूरत भी मैंने ये नहीं सुना, ना ही इस तरह वो फोकल पर्सन है बुशरा बीबी साहब, बिल्कुल ताहाल हैं जी, बिल्कुल हैं जी, और उनको उस ओहदे से नहीं हटाया गया और अभी भी वो बिल्कुल आ जा रही हैं और उन्होंने बड़ी अच्छी अपना खिदमत दी हैं पाकिस्तान सर। वैसे उनकी समरी जो है वो गवर्नर साहब को भिजवाई हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों मेहमान प्रोग्राम में मेरे इंतहाई साथ मौजूद थे। क्विकली नाज़रीन आगे बढ़ती हूँ। कराची यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट के रुकन हैं डॉक्टर रियाज अहमद को कल मुबैना तौर पर हिरासत में लेकर 7 से 8 घंटे मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन पर रखा गया। उनका इल्ज़ाम है कि वो सिंडिकेट की मीटिंग में शिरकत के लिए निकले थे कि अचानक उन्हें हिरासत में ले लिया गया, जहां एक जज की डिग्री से मुतल्लिक फैसला होना था। मैंने कहा कि जनाब आज सिंडिकेट है और उसमें एक हाई कोर्ट के जज हैं, इनके अनफेयर मीन्स की कार्रवाई पेश की जा रही है। उस कार्रवाई के बारे में सिंडिकेट को कुछ नहीं पता, सिर्फ एक सादा कागज लगा, इनके खिलाफ कार्रवाई आपके सामने पेश की जाएगी। मैंने यही लिखा उसके अंदर कि टीचर सोसाइटी को और सिंडिकेट के दीगर अरकान ने मेरी तरह इस पर आवाज उठानी चाहिए कि यूनिवर्सिटी के ऊपर दबाव डाल के काम कराने की कोशिश की जा रही है। मैं घर से निकला हूँ 1:30 बजे, 3 गाड़ियों ने मुझे आगे से रोका, इधर पीछे से रोका और मुझे बिठाकर ये लोग लेकर गए। सिर्फ इस बात का इंतजार हो रहा था कि वो जो सिंडिकेट हो रही थी 3 बजे वो खत्म होती। ये अनफेयर मीन्स का तरीका ये होता है कि कमेटी पहले उस उम्मीदवार को बुलाती है और से पूछती है भाई आपकी डिग्री है जाली है, आप बताएं सही है कि नहीं, उसको सुनवाई का मौका देते। तो मालूम हुआ कि अनफेयर मीन्स कमेटी ने तो उनको बुलाया ही नहीं। हर साल 50-60 स्टूडेंट्स का अनफेयर मीन्स का केस होता है, हर स्टूडेंट को बुलाया जाता है। दूसरी तरफ नाज़रीन फिर सिलसिला कुछ इस तरह के हुआ कि उन्होंने कहा कि पूछगछ के लिए तलब किया गया था। इसी मामले पर जामिया कराची सिंडिकेट मेंबर डॉक्टर मोहम्मद हसन औज का अहम तरीन बयान आया है सामने, जिसमें उन्होंने डॉक्टर रियाज के इल्ज़ामात को रद्द करते हुए कहा है कि सिंडिकेट की कार्रवाई में किसी किस्म का प्रेशर नहीं था। ये फैसला जो था वो दस्तावेजात को देखते हुए और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए तमाम मेंबरान से मुत्तफ़ा तौर पर किया है, जिसमें जज की डिग्री जाली करार पाई है। जामिया कराची की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक इन फेयरमैन्स कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दे दी गई है, जिसमें डिग्री और इनरोलमेंट कार्ड मनसूखी करने की तजवीज़ पेश की थी, लेकिन प्रेस रिलीज़ में किसी उम्मीदवार का नाम नहीं बताया गया। 2 माह कबल नाज़रीन सोशल मीडिया पर एक ख़त अचानक से गर्दिश करने लगा था, जिसमें मुबैना तौर पर जामिया कराची के इम्तिहानात के कंट्रोलर की तरफ से एक जज के कानून की डिग्री के हवाले से बात की गई थी। ख़त में लिखा गया था कि उम्मीदवार ने 1991 में इनरोलमेंट नंबर 5968 के तहत LLB की डिग्री हासिल की, लेकिन उनका एडमिशन इनरोलमेंट नंबर 7124 के तहत हुआ था। यहाँ मज़ीद हैरान कुन बात यह है
कि इम्तियाज़ अहमद नामी उम्मीदवार ने 1987 में इसी इनरोलमेंट नंबर के तहत दाखिला लिया था, जिसके तहत जज को डिग्री जारी की गई थी। ख़त में डिग्री को जाली करार नहीं दिया गया था, लेकिन उसे गलत करार दे दिया गया था, जिसमें वजाहत की गई कि यूनिवर्सिटी पूरे डिग्री प्रोग्राम के लिए एक इनरोलमेंट नंबर जारी करती है, जिससे तालिब इल्म के लिए एक प्रोग्राम के लिए 2 इनरोलमेंट नंबर रखना नामुमकिन बात है। इसी पर बात करने के लिए मेरे पास प्रोग्राम में साथ मौजूद होंगे हसन औद साहब। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर नाज़रीन आपको खुशामदीद कहूँगी। डॉक्टर हसन औद सिंडिकेट मेंबर हैं जामिया कराची के, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। सर सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि हाई कोर्ट के जज की डिग्री आज जाली करार दी है या गलत करार दी है, ये क्या मसला है? इनरोलमेंट डबल होने का है या कुछ और है? ज़रा प्लीज़ वाज़े कर दीजिएगा। डॉक्टर हसन औद साहब साथ मौजूद होंगे क्योंकि ये एक अहम मामला है। कुछ दिनों पहले ये सारा मामला सोशल मीडिया पर भी आया था कि जिसमें हसन औद साहब जो डिग्री का मामला है उसके बारे में यूएफए में हमारी एक अनफेयर मीन्स की कमेटी होती है, जो कि स्टैट्यूट्स में लिखा हुआ है, उसी कॉन्स्टिट्यूशन 12 रुकनी टीम होती है, उसकी मेंबर्स होते हैं और उसमें वो फैसला करते हैं स्टूडेंट्स की चीज़ों के देख के, रिकॉर्ड्स देख के। तो इसमें मसला ये आ रहा था कि इनके जो सवाल हमसे पूछा गया था कि 2 इनरोलमेंट हैं इनके, तो क्या 2 इनरोलमेंट पॉसिबल हैं या नहीं है, तो उसके बारे में फिर हमने उसको उनका जवाब दिया। यूएफएम ने जो वो किया है अपनी कमेटी रिपोर्ट में पेश किया है, वो ये पेश किया है कि इनके 2 इनरोलमेंट हैं और ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हम एक स्टूडेंट को एलएलबी पे एक ही इनरोलमेंट के तहत करते हैं। फिर उनकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि जो पहला इनरोलमेंट था वो किसी और का था और वो 1982 में किसी स्टूडेंट का था, जिसको उन्होंने दोबारा रीयूज किया, 1987 में अप्लाई किया। और जो है फिर दोबारा इसी तरीके से दूसरे एक और स्टूडेंट का था, वो इन्होंने यूज किया। इनको बाद में पता चला उसी इन्वेस्टिगेशन के कि इनको बैन दिया गया था कि आप जो है पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, 3 साल तक एडमिशन वगैरह नहीं ले सकते किसी और। आप बड़ी बात कर रहे हैं सर, क्या ये सब आज मालूम हुआ है कि इम्तिहान देने पर भी पाबंदी थी? डिग्री कैसे जारी हो गई फिर? नहीं जी, अब चीज सामने आई है जब ये इन्वेस्टिगेशंस की गई, क्योंकि उस जमाने में आपको पता है सब काम मैनुअल होता था और क्या सूरत हाल रही होगी उस बारे में अब नहीं कहा जा सकता, उस जमाने के जो हालात थे। अभी जब हमने देखा, जब सवाल किया गया इन्वेस्टिगेशन के हवाले से कि इन्वेस्टिगेशन की जाए इस पर, जब हमने देखा उस पर तो फिर पता चला कि नहीं, ये तो बहुत बड़ा मसला है और इसमें संगीनियाँ हैं काफ़ी। और बहुत थॉरो चेकअप के बाद यूएफएम ने अपनी कमेटी की जो रिपोर्ट पेश की उसमें उन्होंने ये बोला कि ये फैक्ट्स जो हैं, जो एतराज़ किए जा रहे हैं, वो बिल्कुल बजा है और सिंडिकेट इस पे फैसला करे। फिर सिंडिकेट ने इस पे फैसला किया। ये भी ध्यान में रखा जाए कि यूएफएम ने फैसला नहीं किया। और जो है ये सर डिग्री की जांच जो है वो किन बुनियादों पर शुरू होती है और क्या ये जांच भी उन्हीं उसूलों के तहत ही शुरू होती है? असल में एक एप्लीकेशन आई थी रजिस्ट्रार साहब को, जिसमें उनसे मांगा गया था कि भाई इनकी चीज़ें वेरीफाई करें कि 2 इनरोलमेंट जो दिए गए हैं ये ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। तो उसके बारे में जब स्क्रूटनी की गई, उसमें मालूमात दी गई, तो कंट्रोलर साहब की तरफ से एक लेटर लिखा गया और फिर यूएफएम की एक जो है कमेटी में इसको रिपोर्ट किया गया। रिपोर्ट ने अपनी फाइंडिंग्स दी जो सिंडिकेट में पेश की गई। सिंडिकेट ने उस पर बारे में फैसला ये किया है कि जो इनरोलमेंट 2 हो ही नहीं सकते, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और उसमें बहुत सारी और भी चीज़ें पता चली कि ये जो इनका 21 दिसंबर 1988 में जो पेपर दे रहे थे उसमें इनको विदहोल्ड कर लिया गया था अनफेयर मींस की वजह से और इनको फिर मना कर दिया गया था। सर आप समझते हैं कि ये मामूल की प्रैक्टिस है? जिन लोगों ने ये डिग्री जारी की है उनके खिलाफ क्या एक्शन होगा? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ये मामूल की प्रैक्टिस नहीं है। जब तक कोई हमसे इन्वेस्टिगेशन के लिए मांगी नहीं जाती है कोई चीज़, ये इस्तफसार किया गया था, एक लेटर आया था हमारे रजिस्ट्रार के पास जामिया कराची के, जिसमें उनसे पूछा गया था कि इन साहब के 2 इनरोलमेंट हैं और डिग्री पे, तो क्या 2 इनरोलमेंट्स हो सकते हैं? तो जवाब में जो इन्वेस्टिगेशन की गई है। किसने लेटर लिखा सर जिस पर तहकीक शुरू हुई? जी ये एक लेटर आया था, एक साहब है उनकी तरफ से, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पर क्योंकि वो मामला चलेगा अभी। तो गवर्नमेंट का क्योंकि रूल था उसके तहत ही उनको ये दी गई है। सर हुकूमती शख्सियत है कोई या आम शहरी हैं, ये तो बता दें। नहीं, ये गवर्नमेंट ही किसी बंदे का नहीं आया था, इनका ही आया था, लेकिन उसके तहत तो मांगी गई थी तो हमें प्रोवाइड करनी थी। डॉक्टर रियाज को किस बात पर हिरासत में लिया गया सर, ये मालूम हो सका है?
नहीं, इस सिलसिले में तो अभी बिल्कुल नहीं मालूम हो सका कि उनको हिरासत में क्यों लिया गया था। मैं इधर एक बात की निशानदेही जो हो रही है बार बार सोशल मीडिया पे, उसकी वजाहत कर दूं कि डॉक्टर रियाज सिंडिकेट के एक मेंबर हैं और सिंडिकेट के बाकी मेंबरान भी हैं और तमाम मेंबरान मौजूद थे। उन तमाम की मौजूदगी में रिपोर्ट पेश की गई, रिपोर्ट टेबल प्लेस की गई और ये सिर्फ इस दफ़ा नहीं हुआ, कई दफ़ा ऐसा होता है आइटम आउट ऑफ द सीक्रेसी और प्राइवेसी और द सेंसिटिविटी ऑफ द सब्जेक्ट। तो वो पेश किया गया, उधर खोला, सबने चेक किया और उस रिपोर्ट को पढ़ा और उस पर गौर खौज किया। उसके बाद इसको सबने मनोअन जो है इसको एक्सेप्ट भी किया और उसकी प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाया। डॉक्टर रियाज का क्लेम ये है प्रॉपर चैनल के थ्रू ही नहीं हुआ, ये सब चीज़ें मैं समझता हूँ प्रॉपर चैनल। सर ये जो आप बता रहे हैं ना, तो क्या सिंडिकेट के तमाम मेंबरान मौजूद थे और उन्हें पहले से मालूम था कि एजेंडा क्या है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है? रियाज साहब के मुताबिक हर शख्स को अपना मौक़िफ़ देने का इख्तियार होना चाहिए, मौका मिलना चाहिए और जज को मौका नहीं दिया गया, तो सर इसकी क्या वजह है? मैं आपको बताता हूँ, एजेंडा जो होता है वो आता है एक हफ्ते बाद तमाम सिंडिकेट मेंबरान के पास। उस एजेंडे में ये लिखा था कि जो है अनफेयर मींस की रिपोर्ट जो है वो खुलेगी, कमेटी की रिपोर्ट उधर पढ़ी जाएगी और वो टेबल प्लेस की जाएगी, ये लिखा था। उसकी डिटेल्स टिटिगिटीज नहीं लिखी गई थी और उसकी वजह भी बता दूं। हमारे यहाँ ये होता है, सिंडिकेट मेंबरान जो है आधे तो गवर्नमेंट के अहदेदार होते हैं और आधे जो होते हैं इलेक्टेड मेंबरान होते हैं। जो इलेक्टेड मेंबरान होते हैं यूजली वो क्या करते हैं, क्योंकि केस आ रहे होते हैं ऑफिसर्स के, टीचर्स के, तो वो क्या करते हैं, वो अपने टीचर कम्युनिटी में और अपने लोगों में शेयर कर देते हैं, जो कि एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट एक गवर्नमेंट है, जो कि हमें नहीं शेयर करना होता। उस प्राइवेसी को रखने के लिए कि नहीं सर, अब आखिर में ये बता दीजिएगा, अब आप क्या समझते हैं कि डिग्री जाली है या गलत है और फिर इसके बाद तरीक़ेकार क्या होगा? सर देखें, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। बहैसियत शहरी और बहैसियत एक एक्टिविस्ट भी मैं ये समझता हूँ कि हम सब इंसान जो हैं और ख़ासतौर पर पाकिस्तान के शहरी हैं, जब हम सब इंसाफ के मुतकाज़ी होते हैं तो हम सबको मेरिट हम सब पे लागू होता है। जब मैं किसी से मेरिट का मुतालबा करता हूँ तो मुझ पर भी मेरिट लाजिम होता है। तो जो इस मुक़द्दस पेशे से वाबस्ता लोग हैं उनके बारे में तो और ज़्यादा एहतियात का बरतनी चाहिए और जब इस तरह की सूरत हाल वाज़ेह हुई है तो मैं समझता हूँ कि कोई ना कोई एक्शन यकीनन होना चाहिए, ताकि ऐसी जगह पर मज़ीद चेक किया जाना चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। वक्त भी ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह नाज़रीन से जुमे को मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए, फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।